हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोग के सामने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का, जो है स्टाफिंग। जब भी कोई मेरा फेवरेट चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ। आज भी मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग को लेके बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं टॉपिक के ऊपर और स्टार्ट करते हैं एक छोटे से केस स्टडी से, एक छोटे से एग्जाम्पल से। उसके बाद हम इसके डिटेल में जाएंगे। देखिए, आपके सामने 4 फर्म है, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी एंड फर्म डी। ये 4 फर्म हैं, लेकिन इन चारों फर्म को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर कैपिटल की बात करें तो फर्म ए के पास भी 50 करोड़ है, फर्म बी के पास भी 50 करोड़, सी भी 50 करोड़ कैपिटल के साथ आई है और डी भी 50 करोड़ कैपिटल लेकर के मार्केट में आई है। इन सबके पास 3-3 फैक्ट्रीज हैं और इन सबके पास 2-2 प्रोडक्ट हैं। ध्यान से देखेंगे तो इस सिनेरियो को अगर देखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं है। कैपिटल भी सेम है, बिल्डिंग भी सेम है, फैक्ट्रीज भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है। पर जब मार्केट में देखा गया तो फर्म बी मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पे थी, लीड कर रही थी। फर्म डी लॉस में थी, फर्म ए सेकंड पोजीशन पे थी और फर्म सी ब्रेक इवन पे थी। मतलब क्या हुआ? लीड कर रही है फर्म ए, लीड कर रही है फर्म बी, फर्म ए उसके बाद है, फर्म सी किसी तरीके से अपना बस केवल कॉस्ट रिकवर कर पा रही है, ब्रेक इवन पे है, यहां तक कि फर्म डी तो लॉस में चली गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बात है कि चारों फर्म जो है सेम कैपिटल, सेम नंबर ऑफ फैक्ट्री, सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लेके मार्केट में आई, लेकिन रिजल्ट सबके अलग अलग हैं। रिजल्ट सबके अलग अलग हैं। आंसर सिर्फ एक है। आप पैसा एक जैसा लगा सकते हैं, बिल्डिंगें एक जैसी खड़ी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट एक जैसे ला सकते हैं मार्केट में, आप प्लांट एक जैसे खड़े कर सकते हैं, फैक्ट्री एक जैसे ला सकते हैं, लेकिन वर्कर एक जैसे नहीं ला सकते। जी हां, इसमें जो डिफरेंस हुआ है इनके रिजल्ट में, ये केवल वर्कर्स की वजह से हुआ है। याद रखिएगा, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की वर्किंग कैपेसिटी अलग होती है, हर इंसान के पास अलग टैलेंट होता है, क्वालिफिकेशन होती है, काम करने का तरीका होता है। यहाँ पे हम इसको देख के कह सकते हैं कि सब कुछ सेम होने के बावजूद अगर फर्म बी लीड कर रही है तो कहीं ना कहीं इसके साथ काम करने वाले लोग, स्टाफ और लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा इफिशियंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टाफ रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी फर्म में। तो आते हैं चैप्टर के ऊपर। जो चैप्टर है वो है स्टाफिंग। देखिए, स्टाफिंग को अगर सिंपल आम भाषा में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग का मतलब होता है किसी स्टाफ को रखना। पर मैनेजमेंट में सिर्फ स्टाफ रखना काफी नहीं है। आप सिर्फ किसी आदमी को उठा करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय नहीं बना सकते। किसी भी XYZ व्यक्ति को आप मार्केट से ले आएंगे और अपना स्टाफ नहीं रख सकते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में बहुत बड़े मैनेजरियल पोस्ट पे हैं तो आपको बहुत ध्यान से अपने कंपनी में एम्प्लॉयज को रखना होगा, ताकि सही व्यक्ति को सही काम मिले, या फिर हम कह सकते हैं कि सही काम को सही व्यक्ति मिले जो सही समय पर सही काम कर सके और जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो। तो देखिए, स्टाफिंग की डेफिनेशंस की बात करें तो 3 डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है। इसमें से कोई भी डेफिनेशन आप एग्जाम में उठा के रख सकते हैं, नंबर पूरे मिलेंगे। आइए एक एक करके इन डेफिनेशन को समझते हैं और इन डेफिनेशंस के माध्यम से ही मेरा दावा है, अगर इस डेफिनेशंस को आप अच्छे से देख लेंगे तो स्टाफिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें तो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेकंड डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टाफिंग में होता क्या है। स्टाफिंग में फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। देखिए, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब का मतलब क्या हो गया? आप एक क्रिकेटर से ऑपरेशन नहीं करा सकते, डॉक्टर्स वाला काम नहीं करवा सकते। आप एक कुक से सिंगिंग नहीं करवा सकते। एक कुक ही अच्छा कुक का काम कर सकता है, एक एक्सपर्ट ही डॉक्टर अगर है तो वो ऑपरेशंस अच्छे से कर सकता है, एक अच्छा क्रिकेटर है तो ही वो क्रिकेट अच्छा से खेल पाएगा। तो मतलब क्या हुआ? जिस काम के लिए जो व्यक्ति है उसको वो काम मिले,
सही व्यक्ति को सही काम मिले, राइट पर्सन एट राइट जॉब। और सही व्यक्ति को सही काम कब मिलेगा? जब हम देखेंगे कि उसके पास सही क्वालिफिकेशन है, सही क्वालिफिकेशन है और वो सही समय पर सही काम कर रहा है, सही समय पर सही काम कर रहा है। इन सभी चीजों को अगर हम एक साथ रख लें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने सही व्यक्ति को काम पे रखा है या फिर हमने सही स्टाफ रखा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं स्टाफिंग क्या क्या होता है? स्टाफिंग इन्वॉल्व्स finding right person for right job, having right qualification, doing right job at right time। अब इन चीजों को देखने के बाद कुछ और बातें समझ में आ रही हैं। सही व्यक्ति को सही काम देना कैसे? सही व्यक्ति को सही काम हम कैसे दें? कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए सही होता है? तो इसको करने के लिए स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस होता है। स्टाफ रखने से पहले आपको बहुत सारे कामों पर ध्यान देना होता है, वो हमने स्टाफिंग प्रोसेस में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ चीज़ों को जो स्टाफिंग में चीज़ें आती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं स्टाफिंग के, जिनको जोड़ करके एक साथ हम लोग सही स्टाफ रख सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पहले डेफिनेशन में देखेंगे। तो देखिए, स्टाफिंग में पहले डेफिनेशन में ये बताया गया है कि आपको सही व्यक्ति तो रखना ही रखना है, उसके साथ साथ अगर कंपनी में पुराने पहले से काम करने वाले लोग हैं, उनको भी कोशिश करना है कि वो कंपनी में जुड़े रहें, बने रहें और मैनेजमेंट की हेल्प करे लंबे समय तक संस्था के साथ जुड़ करके। तो देखिए, इसमें होता क्या है? स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। अच्छा, ये डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा, यहां से जो इस वर्ड स्टार्ट है, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन, ये सब स्टाफिंग के पार्ट हैं और इनका सीक्वेंस गड़बड़ ना हो। देखिए, पहले मैन पावर प्लानिंग, उसके बाद रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन, उसके बाद ट्रेनिंग। आप डेफिनेशन लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन चीजों को आप इधर उधर नहीं करेंगे, इनका सीक्वेंस यही होगा, क्योंकि इसी तरीके से स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ? आपको अनुमान लगाना होगा कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है या फिर मेरे पास कितने व्यक्ति हैं, किसी काम पे व्यक्ति मेरे पास कम है या ज्यादा है। इसको कहते हैं मैन पावर प्लानिंग। देखिए, मैन पावर प्लानिंग का मतलब आपको यह देखना कि मेरे पास जो काम है उस काम पे कितने व्यक्तियों की जरूरत है, मेरे पास कितने व्यक्ति हैं। अब तीसरी बात देखना कि मेरे पास जो व्यक्ति हैं वो कम है या ज्यादा है। इन तीनों चीज को हम एक साथ कहते हैं मैन पावर प्लानिंग। फिर से बता रहे हैं, काम के लिए कितने लोगों की जरूरत है, मेरे पास कितने लोग हैं, और अब दोनों को कंपेयर करना कि मेरे पास ज्यादा है कि कम है। तो इस चीज को एक साथ हम कहते हैं मैन पावर प्लानिंग। अगर आपने मैन पावर प्लानिंग कर ली, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको लोगों की जरूरत है, तो फिर आप भर्ती निकालेंगे, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी भर्ती। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप रिक्रूटमेंट से ज्यादा लोगों को अपनी कंपनी की तरफ आकर्षित करेंगे कि वो आए और आपकी कंपनी में अप्लाई करें। याद रखिएगा, रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं है कि नौकरी लग गई। रिक्रूटमेंट का मतलब कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन आए। तो पहले आपने प्लानिंग की मैन पावर की, फिर आपने एप्लीकेशन मंगाया, उस एप्लीकेशन में से चीजों को सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयज को सेलेक्ट करेंगे, छांट के निकाल के जो सही होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जब सेलेक्ट कर लेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद उनको ट्रेनिंग देंगे, काम के लिए सही ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद उनसे सैलरी से जुड़ी हुई सारी बातें बताएंगे कि उनको कब सैलरी मिलेगा, कितना मिलेगा, काम के प्रति उनका क्या क्या स्ट्रक्चर है पेमेंट का, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उनको बताएंगे कि कंपनी में प्रमोशन कैसे हो सकता है। देखिए, प्रमोशन जरूरी नहीं है नए एम्प्लॉयज के लिए हो, ये पुराने एम्प्लॉयज के लिए भी होता है कि पुराने एम्प्लॉयज को आप मौका दीजिए कि वो अपना प्रमोशन के लिए आगे बढ़ सके। ये सारी चीजें करने के बाद मेंटेनेंस ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल, इन सब चीजों को करने के बाद जो आपके पास स्टाफ है उसको आप मेंटेन करके रखिए ताकि मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो अच्छे से काम कर सके। मेंटेनेंस ऑफ द मैनेजमेंट पर्सनल। अब देखिए, मैनेजेरियल पर्सनल मतलब मैनेज करने के लिए जो लोग व्यक्ति हैं। तो एक साथ इसको पढ़ते हैं एक बार कंबाइंड करके। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल। देखिए, इस डेफिनेशन में मैनेजमेंट की सभी चीजें आ गई हैं, स्टाफिंग की सभी चीजें आ गई हैं। तो ये डेफिनेशन मेरा फेवरेट है, इसमें मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन सब कुछ आ जा रहा है। तो इस डेफिनेशन को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। आप इस डेफिनेशन को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इसमें सब कुछ आ जा रहा है चैप्टर से जुड़ा हुआ। तो दो डेफिनेशन हमने देख लिया। तीसरा डेफिनेशन, स्टाफिंग इज अ मैनेजेरियल फंक्शन। ये मैनेजर का एक फंक्शन होता है जिसमें हम लोग रिक्त स्थानों को भरते हैं। रिक्त स्थानों को भरने का मतलब क्या है कि आपके संस्था में अगर कोई पोजीशन खाली है,
किसी स्टाफ की जगह खाली है तो उस खाली जगह पे सही स्टाफ को लाके भरिए। देखिए सेकंड वाला डेफिनेशन यहां फिर मिल जा रहा है, राइट पर्सन, मतलब राइट पर्सन को उस वेकेंट पोजीशन पे, उस खाली जगह पे लाके भरिए, और जो आपके पास पहले से ऑर्गेनाइजेशन में है उनको मेंटेन रखिए। कीपिंग द फील्ड पोजीशन, कीपिंग द फील्ड पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि जो पहले से भरी हुई पोजीशन है उसको भी आप मेंटेन करके रखिए। देखिए इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, स्टाफिंग का मतलब सिर्फ नए स्टाफ रखना नहीं है, अपने पुराने स्टाफ को भी लंबे समय तक मेंटेन करना होता है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल फंक्शन फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये तीनों डेफिनेशन है स्टाफिंग का, और इन चीजों को हमको ध्यान में रख के स्टाफ रखना चाहिए। याद रखिएगा, अगर ढंग से आप स्टाफ रखेंगे तो आपके कंपनी में स्टाफ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, और लंबे समय तक जब किसी कंपनी में स्टाफ जुड़े होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ बहुत जल्दी जल्दी छोड़ के चले जाते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल नहीं मानी जाती, वो ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक कंपटीशन में नहीं टिक सकती। याद रखिएगा, आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आपकी ग्रो करे तो आपके एम्प्लॉयज आपके साथ जुड़े रहें, जितने जुड़े रहेंगे उतना बेहतर होगा। अब जो एम्प्लॉयज छोड़ के बहुत जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मैनेजमेंट में स्टाफ टर्नओवर या एम्प्लॉयज टर्नओवर। ये टर्नओवर अकाउंटेंसी वाला नहीं है, अकाउंटेंसी में टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, लेकिन यहां पे बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे हैं। यहां पे एम्प्लॉयज टर्नओवर का मतलब ये होता है, एम्प्लॉयज टर्नओवर ये कंबाइंड वर्ड है कि कितनी जल्दी जल्दी आपके यहां से एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं। तो स्टाफिंग का मकसद होता है कि एम्प्लॉयज टर्नओवर को कम किया जाए। तो ये रही पूरी डेफिनेशन स्टाफिंग की, हर एंगल से मैंने आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है। अब एग्जाम्पल में भी मैंने बहुत कुछ बता दिया ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉइंट वाइज मैं सोच रहा हूं आपके सामने लिख दूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन एज अ मैनेजर क्यों करना चाहिए। तो आइए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग लिखते हैं, तब तक आप इस नोट्स को लिख लीजिए। आइए आते हैं टॉपिक पे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। देखिए ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप इंपॉर्टेंस पे, बेनिफिट्स पे, एडवांटेजेस पे, नीड्स पे, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, नीड्स ऑफ स्टाफिंग, बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग, एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग, कहीं पे भी इस पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। ये हर जगह पॉइंट्स काम करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स को तो मैंने डेफिनेशंस में और एग्जाम्पल में आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसमें रोल खाली है, कोई रोल मतलब पोजीशन, कोई पोस्ट अगर खाली है तो खाली पोस्ट किसी काम की नहीं है अगर उस पे व्यक्ति ना हो या कोई व्यक्ति, कोई पर्सन काम ना कर रहा हो। स्टाफिंग का ये काम होता है कि हमको कॉम्पिटेंट पर्सनल, मतलब उस पोस्ट के लायक व्यक्ति जो उस पोस्ट की रोल्स को, उसके जुड़े हुए भूमिकाओं को, उस पोस्ट पे जुड़ी हुई जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको ढंग से निभा सके, ऐसा व्यक्ति उस पोस्ट पे ला के बैठाना, उसको फिल करना स्टाफिंग का काम होता है। मतलब फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। सेकंड, अभी मैंने बताया सही व्यक्ति, मतलब राइट पर्सन एट राइट जॉब। मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था कि स्टाफिंग का मतलब सिर्फ स्टाफ रखना नहीं होता, स्टाफिंग का मतलब होता है कि जिस काम के लिए जैसे व्यक्ति की जरूरत है, जिस क्वालिफिकेशन के साथ उनको आना चाहिए, तो राइट पर्सन राइट क्वालिफिकेशन के साथ आए ताकि वो राइट जॉब पे आ सके। हर व्यक्ति को उसके क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली काम मिलना चाहिए। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग में हम लोग पूरा फोकस करते हैं कि हमारे यहाँ जो स्टाफ है, जो वर्कर हैं, उनका ग्रोथ हो। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो कर सकती है जब उसके एम्प्लॉयज ग्रो करें। तो एम्प्लॉयज का ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ से। तो एम्प्लॉय ग्रो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। तो स्टाफिंग का मकसद है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज, और ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। देखिए तीन तरह के रिसोर्स होते हैं, फिजिकल रिसोर्स यानी जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्स यानी पैसा, थर्ड ह्यूमन रिसोर्स यानी व्यक्ति, इंसान जो काम करने वाले हैं। स्टाफिंग इंश्योर करता है, प्रॉपर ट्रेनिंग देता है, उनको डेवलपमेंट का मौका देता है, सिलेक्शन के समय काफ़ी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके, इस सब को फिल्टर करने के बाद हम जब किसी पर्सन को ले आते हैं तो वो पर्सन हमारे पास वेल क्वालिफाइड होता है। और
उस व्यक्ति का हम लोग बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ट्रेनिंग अच्छे से दे सकते हैं, ताकि उस व्यक्ति से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सके अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिंग। मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया है कि अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग संस्था है, तो सारे चीज़ों को वो एक जैसा रख सकती हैं, लेकिन दुनिया में भगवान ने ऐसा क्रिएशन बनाया है कि एवरी पर्सन इज हैविंग ए डिफरेंट एबिलिटीज़। हर पर्सन के बाद अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, अलग अलग उनके रोल्स होते हैं, उनका अलग अलग टैलेंट होता है। तो आपके पास जितना अच्छा स्टाफ होगा, आप कंपटीशन में उतना आगे बढ़ेंगे। तो हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिंग। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का। कैसे? देखिए, एक व्यक्ति जब वो काम करने जाता है तो वो चाहता है मुझे वैसा काम मिले जो मेरे मन लायक हो, हम उसको कर सके, मेरा इंटरेस्ट हो। तो अगर व्यक्ति को वैसा काम मिले जो वो करना चाहता है, तो वो बहुत मन लगा के काम करता है, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है, उसका मनोबल बढ़ता है। स्टाफिंग का यही काम होता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे ले आइए, और समय समय पर उनको मोटिवेट भी करता है ये बात कि उनको वही काम मिला जो उनको पसंद था। जब व्यक्ति को वो काम मिल जाए जो उसको पसंद हो, तो वो व्यक्ति ज़्यादा सेटिस्फाइड होकर काम करता है। लेकिन अगर उसको ऐसा काम ना मिले जो उसको सेटिस्फेक्शन पहुंचाए, तो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाएगा। तो स्टाफिंग का काम होता है कि उस व्यक्ति को वही काम देना जो उसके मन लायक हो, जो उस पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो इस पोजीशन में काम करने के बाद उस व्यक्ति का, उस एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, मोरल बढ़ेगा, और अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के लंबे समय तक काम करेगा। लास्ट, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। स्टाफिंग, याद रखिएगा, आप जितना अच्छा स्टाफ रखेंगे उतना अच्छा आपका कंट्रोलिंग होगा, उतनी अच्छी आपकी डायरेक्टिंग होगी, उतना अच्छा आपका लीडरशिप होगा, उतना अच्छा आपका स्टाफ तो आपने रखे हुए हैं, उन स्टाफ को रखने वाले भी कुछ लोग होंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देखिए जितने भी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो सब डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि आपके स्टाफ कैसा काम करते हैं। जितने अच्छे स्टाफ, उतना अच्छा आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होगा। मतलब अदर फंक्शंस भी आपके डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं आपके स्टाफिंग से। तो ये हो गया मेरा स्टाफिंग इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स, नीड्स, एडवांटेजेस। एक छोटा सा टॉपिक और है, स्टाफिंग आया कहाँ से, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो छोटा सा टॉपिक है, उसको हम बता देते हैं आप लोगों को, बोर्ड्स में आता है क्वेश्चन उससे। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं उसके नोट्स लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि सर ये स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। देखिए, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हुआ करती थी। तो स्टार्टिंग में तो लोगों को ये लगा कि भाई किसी भी आदमी को उठा करके या एम्प्लॉय को उठा करके थोड़ा बहुत उनको ट्रेनिंग देके समझा करके हम इंडस्ट्री में ला के काम कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ों की इंपॉर्टेंस लोगों ने समझा और ये देखा कि ज़्यादा बेहतर ढंग से स्टाफिंग करने से, स्टाफ रखने से कंपनी के परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। तो धीरे धीरे कुछ कंपनियों ने, पहले क्या होता था कि एक ही व्यक्ति, एक मैनेजर होता था ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे काम करता था, और जब किसी स्टाफ की ज़रूरत होती थी तो वही लाता था, स्टाफ हायर करता था या फिर उनको नौकरी पे रखता था और काम करवा लेता था। तो स्टाफ रखना एक छोटा सा पार्ट माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझा, इन्होंने देखा कि स्टाफ रखना एक ईजी काम नहीं है। इसके लिए उन लोगों ने एक्सपर्ट को बुलाना स्टार्ट किया जो इसी काम में एक्सपर्ट हो, जो ज़्यादा टेस्ट लेकर के और बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रख करके वो सही व्यक्ति को अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम दे सके। तो धीरे धीरे मैनेजर्स से हटकर एक अलग से HR मैनेजर रखना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। तो यहाँ पे स्टाफ रखने में धीरे धीरे लोगों ने ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाई, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, ये समझ में आया कि स्टाफिंग या ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए सिर्फ स्टाफ का रख देना काफ़ी नहीं है। स्टाफ से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे लोगों ने कंसिडर करना स्टार्ट किया, जैसे उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, उनका मोटिवेशन, उनका रिवॉर्ड। फिर अब धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होने लगी इन काम में कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या आप उनका ढंग से ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, उनकी रिपोर्टिंग तैयार करिए, आप उनके साथ एक ट्रेड बनाइए, उनके हितों का भी ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होने लगी धीरे धीरे। तो हुआ क्या, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, खुद एम्प्लॉयज़, ये सब अपने लिए बहुत ज़्यादा सोचने लगे, कॉन्शियस हो गए, अपने बारे में ये ज़्यादा जागरूक हो गए, अवेयर हो गए। तो इन सब चीज़ों की वजह से अब धीरे धीरे
एक नॉर्मल स्टाफ रखने से स्टाफिंग आया, और स्टाफिंग रखने के बाद ये कॉन्सेप्ट और बड़ा हुआ और स्टाफ को ह्यूमन रिसोर्स माना गया, एक ऐसा साधन माना गया जो ह्यूमन के द्वारा मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। और अभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अलग से डिपार्टमेंट बना के रखी हुई हैं केवल अपने स्टाफ को मैनेज करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अलग से ऑर्गेनाइजेशंस में अपना एक डिपार्टमेंट बना के रखती हैं सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज को ध्यान रखने के लिए। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, HR मैनेजमेंट। अब तो इसकी पढ़ाई भी होने लगी है हायर स्टडीज में, MBA में HR में लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स में मैनेजमेंट में वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, ताकि वो लोग इसकी और ज़्यादा डिटेल्ड पढ़ाई कर सके। तो इसमें एक स्ट्रीम हो चुका है फ्यूचर के लिए। तो धीरे धीरे HRM आगे आ गया। अब HRM की बात करें और स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग का मतलब केवल खाली जगह पे सही व्यक्ति को स्टाफ रखना होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं स्टाफिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ HRM। इसी लेकिन यहाँ पे 10th में आप लोगों को केवल स्टाफिंग पढ़ना है, आगे जब बढ़ेंगे तो आप HR में और चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग इज इनहेरेंट टू HRM। इनहेरेंट मतलब छुपा हुआ है, जस्ट उसका एक पार्ट है। स्टाफिंग का मतलब पूरे HRM में एक छोटा सा पार्ट है स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफिंग में हम लोग केवल एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, कंपनसेशन देते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। लेकिन HRM में उनसे जुड़ी हुई हर पहलू पे हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे गवर्नमेंट से उनके बारे में जो भी लीगल काम होते हैं, लाइजन का मतलब लीगल वर्क, गवर्नमेंट से जुड़ी हुई लीगल कामों को देखना ध्यान से, उनके ट्रेड यूनियन के बारे में ध्यान से देखना। यूनियन का लीडर भी होता है उन लोगों में जो ऑर्गेनाइजेशन में अपने टीम को रिप्रेजेंट करता है, उनकी ऑडिट करना, उनका PF, उनकी सिक्योरिटी, उनका कंपनसेशन, उनका मोटिवेशन, उनका ट्रेनिंग, अप्रेजल, ग्रोथ, सब कुछ एक साथ कंबाइंड आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे कंक्लूजन निकला कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्टाफिंग उसका एक छोटा सा पार्ट है। और आगे स्टाफिंग चैप्टर में हम लोग स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज के वीडियोस में इतना ही। HRM स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग का डेफिनेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो बोर्ड्स में अच्छे नंबर पा सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।